ऐसे भी छात्र सफल हुए हैं जिनको पैर में जूते नहीं थे, जिनको को पैर में चप्पल नहीं थे। मैंने मेरा मन भी अंदर से बहुत जो है असंतुलित हो रहा है इस शब्दों को कहते हुए कि ऐसे लोग सफल हुए हैं जो मैं पहले बताया कि जिनके पैर में जूते नहीं थे, जिनको पैर में चप्पल नहीं थे, यहाँ तक कि उनको आने के लिए साइकिल नहीं था। वो किसी दूसरे से साइकिल एक दिन संडे को उधार लेकर आते थे। राजकुमार जी राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त माने डीएम हैं, मतलब जिला अधिकारी हैं, और हमारे छपरा के लिए, हमारे संस्था के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सारण के लिए गर्व की बात है। राजकुमार जी ने आपको प्रत्यय अमृत जी से जिक्र किया था तो और यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन नहीं होता तो संभवतः हमें वो वाक नहीं मिलता कि आप में जो है अंदर की क्षमता है, आप में क्षमता है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए। प्रत्यय अमृत जैसे कह रहे थे कि हमको प्रथम पुरस्कार मिला, उस वक्त तत्कालीन एसपी ने हमको कहा कि आप सिविल सर्विसेज कंप्लीट कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि वो क्षमता है। और अभी हाल ही में हमको लगता है कि इसी वर्ष उन्होंने चर्चा किया था प्रत्यय अमृत से। प्रत्यय अमृत ने काफ़ी हमारी संस्था को सराहा था और कहा था कि यह संस्था अगर शायद न होती तो आप में प्रेरणा नहीं मिलती। आप में प्रेरणा हो सकती थी, लेकिन प्रेरणा में आपको थोड़ा और आगे बढ़ाने का यह संस्था काम किया। यही वाकया है। वहाँ हम देखते थे कि बच्चे चाय की दुकान पे कहीं एकत्रित होकर और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग जब आपस में अपने कंपटीशन की, अपनी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग छोटे शहर, अपने छपरा जैसे छोटे शहर में, बिहार में भी इस तरह की व्यवस्था करें कि ताकि हम सबको कोचिंग करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और बहुत से गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक दृष्टि से इतने कमज़ोर हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं। हम लोग जो पढ़े थे कि फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, तो वहाँ कोई शिक्षक नहीं है, हमारे छात्र ही खुद शिक्षक हैं। और हम लोग जो संस्थापक गण हैं, संस्थापक सदस्य हैं, उसके देख रेख में चलता है। 6 महीना कोई भी छात्र हमारे संस्था में 6 महीना आता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आता है, उसकी पूरी सिलेबस, सामान्य ज्ञान की पूरी सिलेबस की तैयारी हम लोग करा देते हैं, निःशुल्क करा देते हैं। आने जाने का कोई शुल्क नहीं लगता है, एकदम शुरू से निःशुल्क है, अभी भी निःशुल्क चलता है। माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि जो भी संस्था के संस्थापक गण हैं, सबों पे भारत सरकार की, बिहार सरकार की या अच्छे सरकार की नौकरियां हो गई, मतलब कि सरकारी नौकरियां हो गई। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोगों को नौकरी मिल गई इस संस्था से, वे स्वतः सुखाए हो गए, तो क्यों नहीं इस संस्था को सर्वांतर सुखाए के लिए खोल दिया जाए। जब हम लोग परिपूर्ण हो गए, हम लोग को नौकरी मिल गई, तो इसको हम लोगों ने सर्वांतर सुखाए के लिए लोगों के लिए खोल दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। और इन्होंने वर्ष 1995 में एक संस्था की नींव रखी और संस्था का नाम था यूनिक एजुकेशन ऑफ सोसाइटी, जिसको शॉर्ट में यूज भी कहा जाता है। और 1995 में छपरा शहर के मौना हुसैन मोहल्ले में एक छोटी सी गली में इस संस्था की नींव रखी गई और 4 मित्रों ने इस संस्था की नींव रखी। और इस संस्था लगातार 28 वर्षों से निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। और सरकारी सेवा में होते हुए भी समाज के जो युवा है, जो छात्र हैं, उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत किया और अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और इस संस्था से ऐसे कई छात्र जो है अब नौकरी में हैं और सरकारी सेवा में अपनी सेवा दे रहे हैं। स्वागत है सर संजीवनी समाचार में। किस सोच के साथ और कब आपको ऐसा लगा कि हमको इस संस्था की निर्माण करनी चाहिए, और अब तक जो संस्था की सफर है वो कैसा रहा? देखिए, जब हम लोग किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते थे तो बाहर में जाने का मौका मिला है, मुझे देश के अन्य हिस्सों में जाने का मौका मिला। वहाँ हम देखते थे कि बच्चे चाय की दुकान पे कहीं एकत्रित होकर और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग जब आपस में अपने कंपटीशन की, अपनी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग छोटे शहर, अपने छपरा जैसे छोटे शहर में, बिहार में भी इस तरह की व्यवस्था करें कि ताकि हम सबको कोचिंग करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और बहुत से गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक दृष्टि से इतने कमज़ोर हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग इसकी शुरुआत करें, हम लोग शुरुआत करके इसमें सफल हो जाएं, इसके बाद हम दूसरे के लिए काम करें। इस उद्देश्य से हम लोग ने छपरा में 4 मित्रों ने मिलकर इस संस्था की नींव रखी थी। और इस संस्था के नाम के लिए काफ़ी जो है मशक्कत हुआ, इस संस्था का नाम क्या रखा जाए। तो हम लोगों ने
जो उस समय के तत्कालीन मित्र थे, मैं डॉक्टर श्याम शरण, उसके बाद हमारे नीलमणि जी भी थे, नीलमणि कुमार सिंह, उसके बाद से कमलदेव प्रसाद, मृत्युंजय कुमार सिंह, स्वर्गीय संजय कुमार सिंह, ये इतने मित्र लोग हम लोग थे। हम लोग बैठ के आपस में तय किए, एक दिन में हम लोग ने संस्था का नाम रखने का काम किया कि क्या रखा जाए। हम लोगों ने डिस्कशन करके ऐसा नाम रखने को सोचा कि उसे एक्सपेंड कीजिए तो उसका भी अर्थ निकले और उसको शॉर्ट कीजिए तो उसका भी अर्थ निकले। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने यूज चुना, यूएसी, जिसका अर्थ होता है उपयोग, और उस यूज को एक्सपेंड कीजिएगा, विस्तार दीजिएगा, तो उसका नाम हो जाएगा एस से यूनिक, एस से सोसाइटी, ई से एजुकेशन। उसका हम लोगों ने शॉर्ट नाम रखा, संक्षिप्त नाम रखा, यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन। और उसी नाम से छपरा में यह संस्था 22 दिसंबर 1995 को स्थापित हुई और 22 दिसंबर 95 से अनवरत यह संस्था बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काम कर रही है और जितना हो सकता है मार्गदर्शन करते हैं। तो अब तक जो है इस संस्था से कितने छात्र जो है अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं? ये तो मैंने काउंट नहीं किया है। कि हम लोग की स्थिति ऐसी है कि इतने छात्र सफल हुए हैं, गिन नहीं पाते हैं, मतलब काउंट नहीं कर पाते, अनगिनत छात्र। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है, देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे छात्र सफल होकर के, सदस्य सफल होकर नौकरी नहीं कर रहे हैं। चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, चाहे वो रेलवे की सेवा हो, चाहे वो बैंक की सेवा हो या शिक्षा के क्षेत्र हो, कहीं भी बाकी नहीं है, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है। देश के प्रत्येक कोने में, यूँ कहे देश के प्रत्येक क्षेत्रों में हमारे संस्था से छात्र जो है सफल होकर देश की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी संस्था से जो है पढ़ाई कर, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर, एक सारण के ऐसे युवा जिन्होंने आईएएस की परीक्षा में सफलता हासिल की और आज जो है बगल के जिले में डीएम पद को सुशोभित कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि उसका भी आप जिक्र करिए। जो सारण के रिबिलगंज के ही रहने वाले हैं आईएएस राजकुमार। मैं इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। राजकुमार जी यहीं पे रिबिलगंज के रहने वाले हैं, रिबिलगंज सारण के रहने वाले हैं। और हम लोगों ने 1996 में एक गंगासीन में अंतर जिला जो है भाषण प्रतियोगिता कराया था, जिसका विषय हम लोग रखा था राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति के अपराधीकरण पर हम लोग ने एक अंतर जिला जो है भाषण प्रतियोगिता कराया था। उसमें तत्कालीन एसपी अजय कुमार मुख्य अतिथि थे और बाकी उनके समकक्ष बहुत से प्रोफेसर, बहुत से अधिकारी उस कार्यक्रम में मैंने विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम में, उस भाषण प्रतियोगिता में राजकुमार जी, मुझे याद आ रहा है कि प्रथम या द्वितीय, मुझे जहाँ तक मुझे याद है प्रथम स्थान ही प्राप्त किए थे, प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। और उस समय संभवतः मुझे जहाँ तक याद है वो रिबिलगंज के मिडिल स्कूल में टीचर थे और उस वक्त वो हर संस्था में आते जाते थे। तो वो उस हमारे संस्था में आए थे वो भाषण प्रतियोगिता में, और मुझे जहाँ तक याद है वो प्रथम पुरस्कार लेकर गए थे। और संबोधन में तत्कालीन छपरा के एसपी अजय कुमार ने कहा था राजकुमार जी को कि राजकुमार जी, आप में मैंने जैसे जौहरी हीरा को देखता है, एसपी ने, हमारे तत्कालीन एसपी ने, हमारे उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने वो राजकुमार जी में वो तत्व देख ली थी, मैंने हीरा जो जौहरी को परख लिया था कि इस आदमी में जो प्रथम किए हैं मैंने भाषण प्रतियोगिता में, उसमें वो क्षमता है कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने संबोधन में यह राजकुमार जी से कहा कि राजकुमार जी, यह आप जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं, आपको तो लगता है कि प्रथम और द्वितीय पुरस्कार है, लेकिन मेरी दृष्टि में आप में वो क्षमता है कि आप सिविल सर्विसेज आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज कहने का मतलब कि आप में क्षमता है सिविल सर्विसेज कंप्लीट करने की। तो उसी वाक्य को राजकुमार जी ने पकड़ा और राजकुमार जी उसी वाक्य को पकड़ के हम लोग के संस्था में आते जाते रहे। जब उनकी तैयारी पूर्ण हो गई तो कहीं और गए और हमारी, लेकिन न्यू हमारी संस्था से पड़ी है, उसके बाद जो है सो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए। और इस बात का जिक्र जो है वो करते भी। इस उपलक्ष्य में ये भी बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में राजकुमार जी राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त माने डीएम हैं, मतलब जिला अधिकारी हैं, और हमारे छपरा के लिए, हमारे संस्था के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सारण के लिए गर्व की बात है, हमारे माने संस्था यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन छपरा के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने अभी हाल ही में, जो अभी प्रत्यय अमृत भी हुआ करते थे छपरा के माने जिला अधिकारी, अभी जो है मुख्य सचिव हैं, अपर सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, पथ निर्माण विभाग के भी सचिव हैं। उन्होंने, राजकुमार जी ने आपको प्रत्यय अमृत जी से जिक्र किया था
और यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन नहीं होता तो संभवतः हमें वो वाक नहीं मिलता कि आप में जो है अंदर की क्षमता है, आप में क्षमता है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए। प्रत्यय अमृत जैसे कह रहे थे कि हमको प्रथम पुरस्कार मिला, उस वक्त तत्कालीन एसपी ने हमको कहा कि आप सिविल सर्विसेज कंप्लीट कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि वो क्षमता है। और अभी हाल ही में हमको लगता है कि इसी वर्ष उन्होंने चर्चा किया था प्रत्यय अमृत से। प्रत्यय अमृत ने काफ़ी हमारी संस्था को सराहा था और कहा था कि यह संस्था अगर शायद न होती तो आप में प्रेरणा नहीं मिलती। आप में प्रेरणा हो सकती थी, लेकिन प्रेरणा में आपको थोड़ा और आगे बढ़ाने का यह संस्था काम किया। यही वाकया है। और आज भी किसी भी इंटरव्यू में बेहिचक राजकुमार जी कहते हैं कि मैं यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन में जाया करता था, वहाँ पढ़ा करता था और हमारे माने अच्छे करने में, आपको डीएम बनने में उस संस्था की भी अहम भूमिका है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन से ही और राजकुमार जी को ये प्रेरणा मिली कि वो आईएएस बन सकते हैं। और उस समय के तत्कालीन एसपी अजय कुमार ने उनको इस बात का जिक्र किया था कि आपकी वो क्षमता है कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। और वहीं से उन्होंने प्रेरणा ली और शपथ लिया कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और वहाँ से उन्होंने सफलता हासिल की। और आज जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को निर्वहन कर रहे हैं और आरा में डीएम के पद पर तैनात हैं। और हाल ही में उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया है। 28 साल से ये संस्था चल रहा है सर। 28 सालों में आपको मतलब किन किन चुनौतियों का सामना करना है इस संस्था को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक यहाँ के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर हुआ करते थे गंगा सिंह कॉलेज में, डॉक्टर विश्वरंजन। वो हम लोग जब संस्था 22 दिसंबर 1995 को स्थापित कर लिए तो मेरे पिताजी प्रोफेसर बाबूलाल राय इतिहास विभाग में रामनीपाल महाविद्यालय में इतिहास विभाग के प्राध्यापक थे। और इस संस्था को फलीभूत करने में, इस संस्था को पुष्पित पदवित करने में प्रोफेसर बाबूलाल राय की, प्रोफेसर जयराम सिंह की, प्रोफेसर विश्वरंजन की, प्रोफेसर इंदुभूषण बाबू की, प्रोफेसर प्रभाती चौहान की, और यूं कहे कि छपरा के जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, प्रोफेसर लोगों की मंडली है, बुद्धिजीवी वर्गों की मंडली है, सामाजिक मंडली है, इस संस्था को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया है। और मैं इस संस्था को और आगे बढ़ने में जो हम लोग बात कर रहे थे राजकुमार जी के, उस कड़ी में मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि एक और डीएम हुआ है आपको यहीं के हिंदी माध्यम से, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, द्वितीय और प्रथम किए थे मनीष रंजन जी। मनीष रंजन यहीं छपरा था, यहाँ का रहने वाले हैं। उनके पिताजी भी शिक्षक थे, उनके वो पुत्र हैं। हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि राजवल्लभ जी शायद उनके पिताजी का नाम है। तो उनको भी जब वो टॉप किए थे तो छपरा के लाल होने के चलते मैंने उनको आमंत्रित किया था कि आप भी हमारे संस्था में आकर और बच्चों को थोड़ा प्रेरित कीजिए, क्योंकि छपरा जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में काफ़ी पीछे है। तो आपको मैं याद दिला दूँ, 2002 में जो वो टॉप किए थे आप, वो मैंने सिविल सर्विसेज के परीक्षा में, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। मैंने उनको बुला करके हम लोगों ने, लोगों को, जो बच्चे हमारे थे और छपरा के जितने छात्र थे, कॉलेज में घूम के सब लोग को बुलाए थे, और उन्होंने एक बड़ी सभा में लोगों को मार्गदर्शन दिया था कि कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था 2002 में, मुझे याद पड़ रहा, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में मनीष रंजन ने कहा कि मैंने जीवन में सोचा भी नहीं था, मैं तो दिल्ली पढ़ा हूँ, गुजरात पढ़ा हूँ, गुजरात से पढ़ के आया हूँ, वहीं तरह की तैयारी कर रहा था, मैं ये ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि छपरा में इस तरह की संस्था चल रही है। और अभिभूत हुआ, संस्था भी अभिभूत हुआ, सारण के लोग अभिभूत हुए, और उन्होंने कहा कि ये जो संस्था काम कर रही है, एक इसका नाम यूनिक है, और सहित में यूनिक जो है ये काम कर रही है। ये संस्था छपरा की यूनिक सोसाइटी नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की यूनिक सोसाइटी बन गई है, यूनिक संस्था बन गई, यूनिक काम है इसका। और उनके मार्गदर्शन से मुझे याद है कि उनके मार्गदर्शन से छपरा में सिविल सर्विसेज तैयारी करने का एक क्रेज बना। उनके मार्गदर्शन से कैसे तैयारी करें, और बड़ी सभा हुई थी, हमको लगता है कि अपार भीड़ थी। उस भीड़ में सबों ने सराहा, और मनीष रंजन ने ऐसा मार्गदर्शन दिया कि छपरा में भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की जो सिलसिला, जो शुरुआत हुई, अभी तक शुरुआत है। बहुत से लोग सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा, आपको यहाँ छपरा से राजकुमार जी और मनीष रंजन जी के बाद ये नया रास्ता खुला छपरा के लिए, और एक मार्गदर्शन का रास्ता खुला, एक पथ प्रदर्शक का रास्ता खुला। पथ प्रदर्शक के रूप में उन्होंने छपरा को दिखलाया कि आप लोग भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बहुत से लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, संस्था उसमें काफ़ी अग्रसर। आप जब इस संस्था की नींव रखे, उस समय आप सरकारी सेवा में थे? नहीं,
उसमें हम लोग भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ये सोच के रखा कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं 4 मित्र और अपने खुद की पहले तैयारी करते हैं, उसके बाद जो है आगे आने वाले जो युवा है, जो यहाँ के छात्र हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। और उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस में आपने नौकरी की, लगभग अभी हाल फिलहाल में आप प्रोफेसर के तौर पे कॉलेज में ज्वाइन किया है। गोपालगंज के कमला राय महाविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर के तौर पे ज्वाइन किया है हाल फिलहाल में, पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़कर। तो इतने दिन आप नौकरी में रहते हुए भी जो है इस संस्था को देख रेख करते हैं, तो मतलब आपको नहीं लगा कि ये सब अब छोड़ देना चाहिए, अब तो हम सेटल हो गए हैं? और आज के दौर में जो है लोग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक ही माध्यम होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि बेहतर नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए और बस शिक्षा यही खत्म। लेकिन गणपत जी, मेरा नज़रिया कुछ और था, है भी और रहेगा भी। कहने का मतलब है कि जब तक आदमी अपने समृद्ध नहीं होगा, स्वयं समृद्ध नहीं होगा, दूसरे किसी को समृद्ध नहीं कर सकता है। तो मेरे ख्याल से व्यक्ति को, आदमी को स्वयं समृद्ध होना चाहिए। जब आप में दूसरों की मदद करने की क्षमता होगी तभी आप मदद कर सकते हैं। आपकी सोच हो सकती है क्षमता की, लेकिन जब तक आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत नहीं होंगे, मेरे ख्याल से, मेरी समझ से, आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग का ध्येय था कि हम लोग 5 ग्रुप बना करके पहले अपने तैयारी करें, और जब अपनी तैयारी करके हम लोग नौकरी प्राप्त कर लेंगे तो दूसरे की मदद करें, दूसरों का मदद करेंगे। तो इस कहने का मतलब है कि स्वतः सुखाय हम लोग हो जाएं, मतलब नौकरी प्राप्त कर लें और स्वतः सुखी हो जाएं। तो इस संस्था को हम लोगों ने पहले अपने नौकरी के लिए, मतलब स्वतः सुखी होने के लिए संस्था को चलाया। जब स्वतः सुखी हो गए, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि जो भी संस्था के संस्थापक गण हैं, सबों पे भारत सरकार की, बिहार सरकार की या राज्य सरकार की नौकरियां हो गई, मतलब कि सरकारी नौकरियां हो गई। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोगों को नौकरी मिल गई इस संस्था से, वे स्वतः सुखा हो जाए, सुखाय हो गए, तो क्यों नहीं इस संस्था को सर्वांतः सुखाय के लिए खोल दिया जाए। जब हम लोग परिपूर्ण हो गए, हम लोग को नौकरी मिल गई, तो इसको हम लोगों ने सर्वांतः सुखाय के लिए लोगों के लिए खोल दिया, ताकि हमारे जैसे या और भी जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, असहाय लोग हैं, जो छपरा की धरती से बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए संस्था हम लोगों ने खोल दिया। और जो भी इसके चलाने वाले लोग हैं, जो भी संस्थापकगण हैं, देश के कोने कोने में है, सब लोगों से मोबाइल द्वारा, टेलीफोन द्वारा हम लोग संपर्क में रहते हैं, और हर लोगों की मदद होती है, कोशिश होती है कि कैसे बेहतर से बेहतर इसको जो है सो आगे बढ़ाया जाए, और बच्चों को कैसे माने हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके बच्चों को नौकरी के लिए प्रिपेयर कर सकें। हम लोग इसमें सफल हैं। और हाल फिलहाल में इसकी खबर भी प्रसारित की गई थी। कई लोगों की ये पूछना था कि ये संस्था कहाँ चलता है और इसका रूपरेखा मतलब क्या है, कैसे इसमें पढ़ाई होती है और कब से कब चलती है। जी देखिए, आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में ले चलते हैं। इस संस्था की स्थापना हम लोगों ने 22 दिसंबर 1995 को मौना हुस छपरा में एक तंग गली है, उसको मौना हुस छपरा बोलते हैं, यादव मोहल्ला बोलते हैं। उस मोहल्ला में हम लोगों ने खोला था 22 दिसंबर 1995 को। जब हम लोगों ने, मैं बता दूं, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि 1996 में जब हम लोगों ने भाषण प्रतियोगिता कराया था, जिसमें राजकुमार जी प्रथम किए थे, बहुत प्रतिभागी आए थे, तो वहीं पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उस समय के तत्कालीन प्राचार्य इंदुभूषण सिंह का। जब हम लोग का कार्यक्रम समाप्त हो गया तो उन्होंने हम लोगों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि अब तुम लोग कोई भी कार्यक्रम संडे के यहीं करोगे। तो 1996 से लेकर के 2018 तक हम लोग उस संस्था को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, आपको रविवार को 11 बजे से 1 बजे तक गंगा सिनेमा चलाएं। कुछ अनकही कठिनाइयों का भी सामना करना इस बीच में, मैं अनकही कठिनाइयों के बीच में और नहीं कहना चाहूँगा, अनकही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अनकही कठिनाइयों का सामना करते हुए इस संस्था को हम लोग 18 में लेके चले गए। जो छपरा कचहरी का रेलवे परिसर है, उसमें एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर का एक परिसर है, उसी में 18 से लेकर के आपको अक्टूबर 2000 माने सितंबर 2022 तक हम लोग उन्होंने चलाया। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपको रेलवे परिसर का और उसके संरक्षक का, कि सब लोगों ने, रेलवे परिसर के जो मंदिर के पुजारी थे, वो सब लोगों ने कोऑपरेट किया। और वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो वातावरण भी हमारे बच्चों को बहुत मदद की। हालांकि पढ़ाई लिखाई का वहाँ वातावरण नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ
कि चाहे हम जिस गली में रहें, मना हुसैन सपला में, वहाँ गरीब गुरबों का गली है। जो लोग कहता है गरीब गुरबा कोई मदद नहीं करता, जब हम लोग का कार्यक्रम करता था तो वो लोग कोई चहलकदमी नहीं करता था उस पीरियड में। इसी तरह मैं मंदिर में कहूँ कि मंदिर में जब हम लोग का 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1:30 बजे तक जो कार्यक्रम हुआ करता था, उस कार्यक्रम के दरमियान कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते थे। इतनी कॉपरेशन लोगों का था। किसी का शादी था, किसी का विवाह था, किसी का मतलब कि लड़की को देखना था, किसी का छेका था, तो जो भी असहाय लोग हैं उसमें करते थे। तो उन लोगों को पता होता था कि 1 बजे के बाद ही कार्यक्रम करेंगे, तो 1 बजे के बाद वो कार्यक्रम करते थे। तो समाज में सब लोग का सहयोग है, सहयोग रहा और रहेगा भी। तो 22 तक हम लोग, सितंबर 22 तक चलाए वहाँ। और आगे मैं बता देना चाहूँगा कि जब विधान पार्षद हुए, माने सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद हुए प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, तो हम लोग वहाँ जाकर उनसे मिले और मिले तो कहे कि सर, अभी पढ़ाई लिखाई का माहौल बदल चुका है। परंपरागत जितने भी आपको पुस्तकालय हैं सब परंपरागत ढंग से चलते हैं। अब पढ़ाई लिखाई का तरीका जो है ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी से लैस हो गया है। और पुराने जितने भी पुस्तकालय हैं वो लोग टेक्नोलॉजी से लैस नहीं हो पा रहे हैं। आप हम लोगों के लिए एक ऐसा माने बिल्डिंग खड़ा कीजिए या ऐसा जगह हम लोगों को व्यवस्थित कर दीजिए ताकि हम बच्चे वहाँ स्टडी सेंटर के रूप में सेंटर पर जाकर बच्चों को पढ़ा सकें, पढ़ सकें और बच्चे एकत्रित होकर पढ़ सकें। तो हम लोगों के मांग पर यहाँ के सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने अपने अपने कोष से लक्ष्मी नारायण यादव अध्ययन केंद्र बना दिया और उन्हीं के कर कमलों द्वारा गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर 2022 को उसका उद्घाटन हो गया। और हम लोग वहाँ 2 अक्टूबर 22 से लगातार प्रत्येक शनिवार को वहाँ कार्यक्रम चला रहे हैं। 11 बजे से लेकर 2 बजे के आसपास, 11 बजे से लेकर के दिन से 2 बजे तक चलता है कार्यक्रम और लगातार वही कार्यक्रम चलते रहते हैं। और क्लास उसमें मतलब जो उसी में जो सीनियर छात्र होते हैं या फिर जैसे आप लोग हैं वो लोग भी क्लास लेते हैं? उसके बारे में बता दूं कि प्रायः कोचिंग में देखा जाता है कि किसी टीचर को हायर किया जाता है। हमारी समझ में अभी तक जो मैंने शिक्षा ग्रहण किया है, हमारी समझ में शिक्षक तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन परीक्षा के लिए जितना महत्वपूर्ण, जितनी जानकारी एक छात्र को होती है शायद ही शिक्षक को हो पाती है। शिक्षक विषय विशेषज्ञ हो सकते हैं लेकिन परीक्षा विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। परीक्षा विशेषज्ञ मेरे ख्याल से छात्र ही हो सकते हैं। तो वहाँ हम लोग जो पढ़े थे कि फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, तो वहाँ कोई शिक्षक नहीं है, हमारे छात्र ही खुद शिक्षक हैं। और हम लोग जो संस्थापक गण हैं, संस्थापक सदस्य हैं उसके देख रेख में चलता है। और यहाँ हमने इतिहास का कहिए, आपको सामान्य ज्ञान का कहिए, नागरिक शास्त्र कहिए, मैंने पॉलिटिकल साइंस का कहिए, विज्ञान का कहिए, आपको वाणिज्य का कहिए, परंपरागत जो है सामान्य ज्ञान कहिए, सबका हम लोग सिलेबस बना दिए हैं। और सबका सिलेबस जो है हम लोग एक्सपर्ट टीचर से मिलकर, एक्सपर्ट टीचर और जो सफल छात्र हैं हमारे विभिन्न नौकरियों में, उनसे मिलकर हम लोगों ने बनाया है। और सारे सेगमेंट को वहाँ के जो मैच्योर्ड लड़के हैं होते हैं जो परीक्षा देते हैं, हम लोग विषय तय कर देते हैं, सबका कोड बना दिए हैं, विषय बना दिए हैं कि किस दिन क्या रहेगा। जैसे MPA 1, MPA 2, MPA 3। MPA 1 का मतलब होता है मैटर फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया, तो हम लोग इतिहास चलाते हैं, परमानेंट इतिहास चलाते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस परमानेंट चलाते हैं, इकोनॉमिक्स परमानेंट चलाते हैं। क्योंकि सामान्य ज्ञान की तैयारी हम लोग बेसिकली कराते हैं, तो सामान्य ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण इतिहास हो जाता है। इतिहास को मैटर फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया 1 से चलाते हैं। उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद MPA 2 करके चलाते हैं। इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण हो जाता है, MPA 3 करके चलाते हैं। उसके बाद हम लोग साइंस चलाते हैं, साइंस में सिलेबस रहता है, उसमें स्पेशल हम लोग बिहार चलाते हैं। उसके बाद हमारे संस्था का बनाया हुआ परंपरागत GK होता है, वो हम लोग चलाते हैं। और हमारे जो हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण मिला करके, मैंने इंग्लिश से जो भी प्रश्न आते हैं और हिंदी से प्रश्न आते हैं, तो हिंदी अंग्रेजी करके अलग सेगमेंट बना हुआ है। और सबके बाद लास्ट में जो हम लोग प्रैक्टिस प्रतिदिन, प्रति संडे को हमारा प्रैक्टिस होता है। सब क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो ऐसा एक्सपर्ट मैंने लड़का सेट करता है, जो सफल सदस्य छात्र है जो तैयारी कर रहा है, वो एक्सपर्ट छात्र होता है, सब परीक्षाओं का उसको ज्ञान होता है और 100 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस होता है। वो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का सेट होता है, उसमें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता है कि जो उसमें खाली रहता है, वंचित रहता है। सारे क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या समसामयिक जो है GK का क्षेत्र हो या इतिहास का क्षेत्र हो या माने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र हो या इकोनॉमिक का क्षेत्र हो, तो उस परीक्षा में जितने क्षेत्र हैं सब क्षेत्र होते हैं। लगता है कि हम 100 क्वेश्चन का जो है एग्जाम दे रहे हैं और सारे प्रश्नों का हम जवाब, अगर जितना ज़्यादा
लड़के जवाब देंगे उतने उसकी तैयारी परिपूर्ण होगी। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी आदमी 6 महीना, कोई भी छात्र हमारे संस्था में 6 महीना आता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आता है, तो उसकी पूरी सिलेबस, सामान्य ज्ञान की पूरी सिलेबस की तैयारी हम लोग करा देते हैं, निःशुल्क करा देते हैं। आने जाने का कोई शुल्क नहीं लगता है, एकदम शुरू से निःशुल्क है, अभी भी निःशुल्क है। तो आज के दौर में जो शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, व्यवसायीकरण हुआ है, शिक्षा एक व्यवसाय बन के रह गया है, और ऐसे समय में ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षा को निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं और छात्रों के बेहतर भविष्य का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और आजकल ये देखा जाता है कि मैट्रिक इंटर के बाद जो छात्र हैं वो यहाँ से मतलब चाहते हैं कि यहाँ रह के नहीं पढ़ाया जा सकता है, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, मोटे रकम फीस देते हैं, लाखों रुपए, और डिजिटल पढ़ाई ऑनलाइन आजकल हो रही है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर पढ़ने की ललक हो तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है? देखिए, पढ़ने की ललक तो है ही, और इसमें एक शब्द और हम जोड़ देना चाहेंगे। ये जो ट्रेंड है बाहर दूसरे शहरों में जाने का, जो ट्रेंड है, ये हम कहेंगे कि यहाँ भी हम लोग जिस तरह शुरुआत किए हैं, समाज में जागृति लानी ही पड़ेगी। जैसे बहुत से असहाय, जैसे जो समृद्ध बच्चे हैं, जिनके परिवार, जिनके गार्जियन समृद्ध है, वो तो बाहर भेज दे रहा है। जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से सफल हो गए हैं कि वो छपरा आने में भी उनको परेशानी है, छपरा आने में भी परेशानी है, किराया नहीं होता है और संसाधन नहीं होता है। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे दूं कि हमारे यहाँ ऐसे छात्र सफल हुए हैं जो दूसरे के साइकिल लेकर के हमारे संस्था में आए, कहते हुए मुझे मेरा रोआ खड़ा हो रहा है ये इस गणपत जी के प्रश्न पर, कि हमारे यहाँ से ऐसे भी छात्र सफल हुए हैं जिनको पैर में जूते नहीं थे, जिनको पैर में चप्पल नहीं थे, और वहाँ मैंने, मेरा मन भी अंदर से बहुत जो है असंतुलित हो रहा है इस शब्दों को कहते हुए कि ऐसे लोग सफल हुए हैं जो मैं पहले बताया कि जिनके पैर में जूते नहीं थे, जिनको पैर में चप्पल नहीं थे, यहाँ तक कि उनको आने के लिए साइकिल नहीं था, वो किसी दूसरे से साइकिल एक दिन संडे को उधार लेकर आते थे। और मैंने कहा था कि तुमको जहाँ भी जरूरत होगी हम मदद करेंगे, तुमको सफल होना है। और मैं आज फख्र के साथ कहता हूँ कि वह आदमी, दोनों भाई आज की डेट में सेना में जो है सो जो है कर्मचारी हैं और अच्छे पद पर हैं, और वो आज कहते हैं कि भैया आपकी संस्था नहीं होती, आप नहीं होते तो हम लोग को नौकरी नहीं मिलती। इसलिए मैं इस बच्चे के मार्फत से, जो अभी डिफेंस में, हमारे गांव गौरा के ही रहने वाले लोग थे, हमारे जो घर मेरा अघारा है, अघारा पंचायत के बगल में गौरा पंचायत है, वहाँ के रहने वाले थे। वो अपने घर पे किराना का दुकान चलाते थे और संडे को वो दूसरे के दुकान बंद करके दूसरे के साइकिल उधार लेकर आया करते थे। और वह दोनों भाई आज की डेट में आपको जो है डिफेंस में जो है नौकरी कर रहे हैं और एक परिवार को अच्छे ढंग से पाल पोस रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गणपत जी के प्रश्न के मार्फत कि आप में अगर कुछ करने की क्षमता है, आप में कुछ ललक है, तो आपको प्रेरित करने के लिए, आपको मदद करने के लिए समाज में लोगों की कमी नहीं है, समाज में मददगारों की कमी नहीं है। बस आपको खोजना है कि हमारे मददगार कहाँ हैं, उस तक पहुँचने की जरूरत है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं संस्था का बहुत प्रचार प्रसार नहीं किया हूँ। आप जैसे गणपत जी मीडिया बंधुओं की कृपा है कि संस्था का प्रचार प्रसार हुआ और बहुत लोग आते हैं। एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि पता नहीं क्यों माँ सरस्वती की कैसी कृपा है कि हम लोग एक रखते हैं वहाँ इंटरव्यू रखते हैं, मतलब कि साक्षात्कार, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बच्चा नया नहीं आता है, विद्यार्थी नया नहीं आता है। मैं समझता हूँ कि न पैसे का व्यवस्था है न कुछ है, हम लोग किसी से कुछ नहीं लेते हैं। माँ सरस्वती कहाँ से भेजती है मुझे ये पता नहीं है कि हर दिन मेरा एक साक्षात्कार का कार्यक्रम होता है, नए जो बच्चे आते हैं उसके लिए हम लोग पूछते हैं कि कैसे पता चला, कहाँ से पता चला आपको इस संस्था के बारे में। हम लोग तो कोई प्रचार प्रसार करते नहीं है, तो वो कोई ऐसा दिन नहीं है संडे, कोई ऐसा संडे नहीं है, कोई ऐसा रविवार नहीं है जिस दिन खाली चल जाता है। कोई ना कोई 1 2 4 5 7 लोग नए आते रहते हैं। कारवा सा बन गया है, नए आना, पुराने का सफल होकर जाना। और हर सफल लोगों को मैं सम्मानित करता हूँ जो हमारे संसाधन है, छोटे से संसाधन में सफल लोगों को मैं हम जन संस्थापक, मैं डॉक्टर श्याम चरण, हमारे एक और कर्मचारी हैं मनरेगा के, नीलमणि सिंह हैं, अखिलेश कुमार राज शिक्षक हैं, राकेश भूषण पांडे जी भी शिक्षक हैं, और एक संजय वर्मा है। हम सब लोग मिल करके अपने संसाधन से उनको सम्मानित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित करने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि कम से कम ये जो हमारे संस्था में बच्चे आ रहे हैं उनको लगे कि सफल होने वाला हमारे संस्था से ही सदस्य है और उनको एक प्रेरणा मिला करेगी। और उसी प्रेरणा के बल पर
मैं अनगिनत नाम, मैं कितना गिनाऊं, अनगिनत नाम है इस संस्था से सफल होने वाले का, मैं गिन के रखता नहीं, क्योंकि मुझे उससे कोई बेनिफिट लेना ही नहीं है। बस आत्मसंतुष्टि मुझे चाहिए। हमारे संस्थापकों को आत्मसंतुष्टि इसलिए चाहिए कि मैंने कुछ लोगों के जीवन में उजाला लाया, कुछ लोगों के जीवन में समृद्धि लाया, कुछ परिवार लोगों के जीवन में समृद्धि लाया। इसी आशा विश्वास के साथ हम चलाते हैं। बाकी मेरा कोई ध्येय नहीं है इससे मुझ कुछ पैसे कमाऊं या पैसे बढ़ाऊं, ऐसा कुछ ध्येय नहीं है। तो जैसा अभी इन्होंने जिस बात पे जिक्र की कि ऐसे भी छात्र थे जिनके पास अपनी खुद की साइकिल नहीं होती थी, वो साइकिल भी दूसरे से लेकर आते थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं हुआ करता था, इस बात को कहते हुए ये भावुक हो रहे थे। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे छात्रों को जो है भविष्य निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, और ऐसे लोग समाज के रियल हीरो के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अब थोड़ा इनके पर्सनल हम जान लेते हैं। आपको बता दें कि 4 विषयों में इन्होंने एमए किया हुआ है, और जनसंचार विभाग से जनसंचार विषय से इन्होंने पीएचडी किया है, और कई डिग्रियां इन्होंने हासिल की है। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर श्याम शरण हुआ। मेरे पिताजी का नाम प्रोफेसर बाबूलाल राय था। वो इतिहास विभाग में प्राध्यापक थे, मतलब रामजीपाल महाविद्यालय छपरा में इतिहास विभाग के प्राध्यापक थे। अंडर 50 वर्ष की कम अवस्था थी, उस वक्त में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने ठाना कि मुझे किसी भी तरह से अपने विरासत को आगे बढ़ाना है, और मैं 1997 से नौकरी कर रहा हूँ। इसके पहले मैं इलाहाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मेरा हो चुका था, NRIPT में, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटेड टेक्नोलॉजी। वहाँ मैं 1 साल पढ़ के आया, और चलते चलते मेरे पोस्ट ऑफिस की नौकरी हो गई। मेरे पिताजी इतिहास विभाग के प्राध्यापक थे। हम लोग 5 भाई थे, और सब लोगों में 1 साल 2 साल की छुट्टी बढ़ाई थी। तो हम लोग माने एक एक करके 1 साल 2 साल की छुट्टी थी, 5 भाई पढ़ने लिखने वाले थे। तो पिताजी भी अच्छे परिवार से आते हैं, हमारे दादाजी भी नौकरी चाकरी में थे। फिर भी आपको जो आर्थिक दृष्टि से कैश की काफ़ी आवश्यकता होती है बच्चों को पढ़ाई लिखाई में। तो चलते चलते हमारे पोस्ट ऑफिस में नौकरी हो गई। तो पिताजी ने कहा कि आप आइए पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा कि मैं तो चला मैंने इंजीनियर बनने, कहा मैं पोस्ट ऑफिस की नौकरी करूँगा। लेकिन बहरहाल मैं कहना चाहूँगा कि परिवार के समृद्धि के लिए, परिवार की उन्नति के लिए और भाइयों की उन्नति के लिए मुझे अपने आप को कुर्बानी देकर के पोस्ट ऑफिस में आना पड़ा। जब पोस्ट ऑफिस में 30 सितंबर 1997 को मैं योगदान दिया, उसके बाद मेरे मन में हमेशा रहा कि मेरा जो मन था इंजीनियर बनने का और लोगों को कुछ प्रेरित करने का, अपने जीवन में कुछ करने का, ठीक है कोई बात नहीं है, परिवार के लिए मैं अपने आप को मैंने कुर्बान किया, सेक्रीफाइस किया कि चलिए परिवार की उन्नति हो, परिवार की उन्नति भी होनी चाहिए। जब परिवार की उन्नति होगी तभी समाज की उन्नति होगी। तो मैं यहाँ 1997 में ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं इंटरमीडिएट करके ही पोस्ट ऑफिस में कार्य कर रहा था। इंटरमीडिएट करने के बाद मुझे ललक हुई कि मैं शिक्षा को आगे बढ़ाऊँ। उसके बाद से मैं कॉरेस्पॉन्डेंस, जो कि नौकरी चाकरी वाले तो अधिकांश तो जो है सो दूरस्थ शिक्षा से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस ख्याल से मैं आपको सितंबर 97 में पोस्ट ऑफिस के मैंने डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग चयन प्रमंडल में आया। उसके बाद से मैं इग्नू में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में मैं ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया 1998 में ग्रेजुएशन लिया। 3 साल के सर रहा। 2001 में मेरा रिजल्ट हुआ। 2001 में दिसंबर में हमने एग्जाम दिया, मैंने परीक्षा दिया अपना ग्रेजुएशन का। 2002 में रिजल्ट आया। फिर आगे की मेरी इच्छा प्रबल होती गई कि आगे का पढ़ाई लिखाई जारी रखा जाए। तो उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस मोड में एमए था ही नहीं। मैं इग्नू को ज़्यादा चाहता था कि भारत की संस्था थी, भारत सरकार की संस्था थी, तो उसमें 2 सब्जेक्ट से एमए आया। 2002 में मुझे बैठना पड़ा, 2001 में रिजल्ट आया, 2002 में बैठना पड़ा। 2002 के बाद 2003 में एमए भी 2 विषय से आता है, एक हिंदी से आता है, एक इंग्लिश से आता है। तो मेरे पिताजी के मित्र थे अभी विधान पार्षद प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी, उन्होंने मजाक में ही, मजाकिया लहजे में कहा कि आपके पिताजी का सब्जेक्ट नहीं है एमए के लिए, आपको मुझे पिता मानना पड़ेगा और मेरे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तब अच्छा कीजिएगा। पता नहीं वो चीज़ भी मेरे जीवन में सफल हो गया। मैं इतिहास को छोड़ करके पुनः आ गया आपको जो है सो हिंदी पढ़ने। हिंदी में चूंकि लिटरेचर में था ही एमए, तो हिंदी में एडमिशन लिया और उन्हीं के सानिध्य में रह करके मैं एमए किया और पीएचडी किया। तो एमए किया, ले लिया एडमिशन, एमए हो गया। एमए के बाद फिर मन आया, तब तक पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी और इतिहास की इतनी किताबें थी कि मैं इतिहास का क्या करूँगा। तो एमए हिंदी के बाद मैंने एमए इतिहास में एडमिशन ले लिया। एमए इतिहास में एडमिशन लिया तो मैं जनसंचार पर पीएचडी के लिए सोचा कि जनसंचार में पीएचडी कर लिया जाए। संजीवनी समाचार
के जो भी चलाने वाले हैं गणपत जी, उनके एक बड़े भाई थे गुड्डू राय जी, वो जनसंचार पर काफी पकड़ रखते थे और उनकी प्रेरणा से, अपने गुरु जी के प्रेरणा से मैंने जनसंचार पर कार्य करना सोचा। तो फिर जनसंचार को मैंने कर लिया। उनकी प्रेरणा भी महत्वपूर्ण है गुरु राय जी की, जो आज दुनिया में नहीं है। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, उनकी प्रेरणा है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जनसंचार पर काम करने के लिए। तो मैं आपको जनसंचार मैंने एमजीएमसी में पत्रकारिता और जनसंचार से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एमए किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जो है सो मैं फिर इग्नू से किया। तो एमए हिंदी हो गया, एमए इतिहास हो गया, एमए पत्रकारिता हो गया और पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन से मैं हो गया। उसके बाद मैं नागालैंड ओपन यूनिवर्सिटी से मैं एमफिल किया हूँ। उसके बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय से जनसंचार पर मैंने शोध कार्य किया है और एमफिल जो है का विषय मेरा पत्रकारिता है। वो माखनलाल चतुर्थी की पत्रकारिता की राष्ट्रीय चेतना में मैंने एमफिल किया है। और उसके बाद मैं कोशिश किया कि पिताजी के विरासत को पाऊं। तो पिताजी के विरासत को पाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता रहा। मैं हिंदी से भी नेट किया और पत्रकारिता से भी मैं नेट हूँ। और उसके बाद ईश्वर की कृपा से समाज के सभी लोगों पे और श्रद्धेय गुरु जी का स्नेह प्यार से और माता पिता के आशीर्वाद से और समाज के प्रबुद्ध लोगों के आशीर्वाद से, गुरुजनों का आशीर्वाद से मैं अभी जो है 26 लगभग 25 वर्ष 8 महीना 1 दिन की नौकरी करके, यानी 26 वर्ष की नौकरी करके और वहाँ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के मैं अभी जयप्रकाश विश्वविद्यालय की एक प्रसिद्ध जो है अंगीभूत इकाई कॉलेज है कमला राय महाविद्यालय गोपालगंज, वहीं पे हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक पर काम कर रहा हूं। और मेरी कोशिश है कि जितना से जितना मैं बच्चों को, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकूं, मैं करता रहूंगा। अमूमन तौर पे जब लोगों की नौकरी लग जाती है तो लोग शिक्षा को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं कि अब तो हो गया, सेटल हो गया, अब इससे हमारा काम धाम चल जाएगा, जीवन चल जाएगा। आपने मतलब इतना नौकरी करते हुए इतना डिग्रियां हासिल की और आपका एक सपना था इंजीनियर बनने का जो पूरा नहीं हो पाया, तो उसकी अभी मतलब दर्द अच्छा लगता है? नहीं दर्द लगता है, चूंकि उस दर्द को मैं इधर कम कर दिया हूँ ना। वो उस दर्द तो है इंजीनियर बनने का, लेकिन खुशी स्थिति हो कि परिवार समृद्ध हो गया, अरे भाई पढ़ गए, नौकरी चाकरी हो गई, समृद्ध हो गया। हाँ, परिवार के लिए जो मैं सेक्रीफाइस किया वो सफल हो गया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी गणपत जी ने मुझसे प्रश्न किया कि आप भैया नौकरी के बाद प्राय लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, शिक्षक से विमुख हो जाते हैं, तो मैं इसी संदेश को देने के लिए अभी तक के पूरे जीवन को शिक्षा ग्रहण करने के लिए और मुक्त शिक्षा बांटने के लिए मैं ये पढ़ाई लिखाई करता रहा। चूंकि इस परिपाटी को जो गणपत जी ने अभी प्रश्न किया, इस परिपाटी को तोड़ने के लिए मैं लगातार पढ़ता रहा कि नहीं, नौकरी होने के बाद भी आप पढ़ाई में मग्न रह सकते हैं और लोगों को संदेश देने का कार्य कर सकते हैं कि नहीं, ये आदमी लगातार भारत सरकार की नौकरी करते हुए 10 से लेकर 6 तक की नौकरी करते हुए ये सब पढ़ाई किया है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तो जो हमारे साथी, जो हमारे समाज के बच्चे, जो हमारे समाज के लोग नौकरी चाकरी कर करके शिक्षा के विमुख हो गए, उन लोगों को संदेश देने के लिए मैं लगातार पढ़ता रहा। अपने समृद्धि तो है ही, ये भी संदेश देने के लिए नहीं, नौकरी के बाद रुको नहीं, आपकी जो मंजिल है, जो आपने पूरा नहीं किया उसको नौकरी के बाद पूरा कीजिए। मैं तो यूं कहना चाहूंगा कि ये जो नौकरी मिली, मैं सिर्फ परिवार चलाने के लिए, अपने पॉकेट मनी के लिए और उन्नति के लिए मैं इस्तेमाल करता रहा। मैं इस नौकरी को, मैं भारतीय डाक विभाग सारण प्रमंडल छपरा को, यानी भारत सरकार जो मैं नौकरी में था, डाक विभाग को मैं सलाम करता हूँ कि अगर वो हमको समृद्ध नहीं किया रहता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। आज हमको भारत सरकार की हम नौकरी नहीं करते तो इतनी समृद्ध नहीं होते कि इतनी डिग्रियां मैं ले सकूं। और मैं आज प्रोफेसर जो बना, तो मैं अपने पूर्व का जो नौकरी है, जो मेरा विभाग है भारतीय डाक विभाग, उसका मैं सलाम करता हूँ और उसके प्रति मैं एकदम मैंने आज भी श्रद्धा रखता हूँ, आज जीवन भर रखूंगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचा हूँ उसकी अहम भूमिका है। तो गणपत जी ने प्रश्न किया, इसका निचोड़ यही है कि मैं लोगों को या बच्चों को, जो भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं और आम लोग भी हैं, उसको संदेश देने के लिए कि पढ़ाई में भी परिवार को चलाते हुए, परिवार का भरण पोषण करते हुए, अपने पारिवारिक समस्या का निदान करते हुए आप पढ़ाई कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैं पढ़ता रहा, मैं शिक्षा ग्रहण करता रहा और शिक्षा को बांटता रहा। समाज और परिवार और देश के विकास के लिए शिक्षा एक मजबूत कड़ी है और शिक्षा वो बड़ी ताकत है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने थे, जिन्होंने
सरकारी नौकरी में रहते हुए इतनी डिग्रियां हासिल की और अन्य लोगों को भी शिक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो ऐसे लोगों का जो योगदान है समाज में वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है और ये लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। और इनसे जो शिक्षा ग्रहण करके जो आगे जो छात्र अपनी भविष्य को बना रहे हैं और अपने सरकारी सेवा में सेवा दे रहे हैं, वो लगातार इनके संपर्क में रहते हैं और इनके जो योगदान है उसको कभी वो नहीं भुला सकते अपने जीवन में। तो ऐसे लोग वाकई जो है समाज के रियल हीरो हैं। ऐसे लोगों को हमारा सलाम है और संजीवनी समाचार की पूरी टीम जो है ऐसे हीरो को सलाम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।